नमस्कार, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस जीके की सीरीज में हमने 100 से भी अधिक प्रश्नों का संग्रह लिया है, जो कि आने वाली यूपी पेट तथा वीडियो के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को नोट ज़रूर करें, क्योंकि हमने इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमने मौखिक तरीके से करवाए हैं। सो वीडियो को नोट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? याद रखिए, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। इससे 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन, तो वो भी देख लीजिए। तो कि पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? याद रखिए, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि मृतकों का टीला किस भाषा में लिखा गया था? तो मृतकों का टीला सिंधी भाषा का अर्थ है। ओके, याद रखिए। प्रश्नों को नोट करते चलिए, क्योंकि मौखिक तरीके से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? याद रखिए, पाली भाषा में की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। बाद में ये संस्कृत भाषा में भी रची गई। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? नोट करिए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। इससे एक और प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? याद रखिए, शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा था और दूसरी बार 1670 ईस्वी में। ओके, तो ये भी सन भी याद रखिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवाजी ने पहली बार सूरत को कब लूटा? तो 1664 ईस्वी में। और दूसरी बार कब लूटा? तो 1670 ईस्वी में। कुल कितनी बार लूटा? तो शिवाजी ने कुल 2 बार सूरत को लूटा था। अगला प्रश्न है, अगला है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नोट करिए, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। प्रथम सिपाही विद्रोह की शुरुआत सन 1857 में हुई थी और ये अंग्रेजी सैनिकों के ब्रिटिश शासक के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, जो कि कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? मेरठ से हुई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नोट करिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए इसका राइट है, एनी बेसेंट। इन्हें किस वर्ष अध्यक्ष पद हेतु चुना गया था? तो याद रखिए, 1917 ईस्वी में इनको अध्यक्ष पद हेतु चुना गया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पद हेतु इनका चुनाव 1917 ईस्वी में किया गया था। तो सन भी याद रखिए और नाम भी याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? किस वर्ष महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? नोट करिए, कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। ओके, इससे क्वेश्चन एक और बनता है। पूछता है कि कैबिनेट मिशन किसके निर्देशन में भारत आया था? तो नोट करिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? तो 1946 ईस्वी में आया था। इसके दो सदस्य और थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। ओके, तो सभी नोट करिए। सदस्य भी पूछ सकता है, कैबिनेट मिशन आते समय इसके कितने सदस्य थे? तो 2 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। ओके, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा नेतृत्व किया गया था 1946 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है,
निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? नोट करिए, ऑप्शन 20 का राइट होगा आनंद मठ। आनंद मठ जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे कहा जाता है? तो आनंद मठ को कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिए, क्वेश्चन यदि पूछे भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो सी राजगोपालाचारी थे। यदि बात करें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी हैं। और यदि पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? क्वेश्चन है, तो याद रखिए भारत 7वें स्थान पर है। ओके, पहले नंबर पर रूस आता है। ओके, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मोड़दार पर्वत का उदाहरण हिमालय भी है, रॉकी भी है, एंडीज है। नहीं की बात कर रहा है, नहीं पूछा है, तो अरावली है। कौन सा? अरावली मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ओके, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? यदि पूछे कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है तो झारखंड राज्य में रांची के निकट हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ओके, नोट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? याद रखिए, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर स्थित है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? नोट करिए, कजाकिस्तान संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। नोट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? बताना है भारत किस नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में। नोट करिए, पहले नंबर पर है। वर्ष 1998 से भारत पहले नंबर पर ही है। ओके, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ष से भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो 1998 से ही भारत प्रथम स्थान पर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ऑप्शन 20 का राइट होगा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा का अर्थ कहलाता है। क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नोट करिए, भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1950 ईस्वी में। नोट करिए, 15 जनवरी। ओके, तो ये भी पूछ सकता है कब किया गया था, तो 15 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था। ओके, आगे चलकर इसका नाम परिवर्तन हुआ, जो कि 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग नाम से जाना जाने लगा। ओके, तो इस समय योजना आयोग का नाम क्या है? तो नीति आयोग है, जो कि 1 जनवरी 2015 को ये बदला गया था। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं, MCU अमिताभ कांत हैं। ओके, नोट करते रहिए। अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ओके, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? नोट करिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की तात्पर्यता है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। लागू नहीं पूछ रहा, यहाँ पर पूछा अंगीकृत कब किया गया था। नोट करिए 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा का। लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, यहाँ पर अंगीकृत की बात कर रहा है तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में बहुत ही भिन्नता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। नोट करिए स्वतंत्रता का अधिकार भारत के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। किसमें है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अनुच्छेद 19 से 22 में। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया। नोट करिए लोकसभा का कार्यकाल एक बार, केवल एक बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया। क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, अब पहली बार ही लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो किस वर्ष बढ़ाया गया था, ये भी नोट करिए 1975 ईस्वी में इसको बढ़ाया गया था। तो ये भी सन भी पूछ सकता है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। तो वर्ष 1975 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, वो भी एक बार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ओके, किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 124 2 के अनुसार। ओके, अनुच्छेद 124 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात। ओके, तो अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो अनुच्छेद याद रखिए 124 2 से संबंधित है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकता है कि पंचायत का कार्यकाल किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 5 वर्ष का होता है। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 5 वर्ष का होता है। ओके, ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नोट करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 3.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों के कितने जिलों में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 600 राज्यों में, 600 देश के राज्यों के 600 जिलों में किया गया था। ओके, करंट का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है, उसके लिए माफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम करवाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो नोट करिए त्रिवेंद्रम अथवा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, त्रिवेंद्रम अथवा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। यही बात करें भू उपग्रह परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है श्रीहरिकोटा में। ओके, भू उपग्रह परीक्षण केंद्र की बात करें तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। ओके, इससे संबंधित एक और प्रश्न है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बंगलौर में है। ओके, तो क्वेश्चन सभी को नोट करना है। सभी क्वेश्चन एक ही प्रकार के नहीं है, सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं। चलिए अगला देखते हैं। जब अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है। तो याद रखिए जापान की मुद्रा येन, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी क्या है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनापुरा है। कि कौन है, श्री जयवर्धनापुरे श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी। ओके, प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि श्रीलंका की कितनी राजधानियाँ। तो श्रीलंका की 2 राजधानियाँ, श्री जयवर्धनापुरे और
कोलंबो, जबकि आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनापुरे है और कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी कोलंबो है। तो ये भी नोट करते रहिए, क्या है, कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी कोलंबो है और श्री जयवर्धनापुरे कौन सी आधिकारिक राजधानी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है, निम्न मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। नोट करिए, कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, तो रुमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है। ओके, कौन सा, रुमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। ओके, इस मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। इस मठ को, रुमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि धर्मचक्र केंद्र किस मठ को कहा जाता है, तो रुमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, हेमिस मठ कहाँ स्थित है, तो हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए सभी क्वेश्चन नोट करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी। तो याद रखिए, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म आलम आरा थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, आलम आरा, जो कि 1931 में प्रदर्शित की गई थी। कब की गई थी, वर्ष 1931 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की पहली टॉकी फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी, तो वर्ष 1931 ईस्वी में प्रदर्शित की गई थी। कौन थी फिल्म, तो आलम आरा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से सूची मिलान करने के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए, सूची 1 में कुछ महान व्यक्तित्वों के नाम लिखे हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नाम हैं। पहला है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो यहाँ पर मिलान करना है। दूसरा, वसीम जाफ़र का संबंध किससे, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे, राहुल गांधी का संबंध किससे है। ओके, तो नोट करिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। किससे स्टूडेंट, भरतनाट्यम से है। और वसीम जाफ़र का संबंध क्रिकेट से है। वसीम जाफ़र का संबंध किससे, क्रिकेट से। और राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकारी से है। राहुल गांधी का संबंध राजनीति से है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो याद रखिए, द रेड साड़ी जेवियर मोरो द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जो कि सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है, द रेड साड़ी, तो सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है द रेड साड़ी। ओके, तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक कौन सी है, तो द रेड साड़ी, जिसको लिखा है जेवियर मारो ने लिखा है। कब लिखा था, किस वर्ष लिखा था, तो 2008 ईस्वी में लिखा गया है इसको। ओके, तो सन भी याद रखना है। द रेड साड़ी किस वर्ष लिखी गई, तो 2008 ईस्वी में लिखी गई। किसके ऊपर लिखी गई, तो सोनिया गांधी के ऊपर। किसने लिखी, तो जेवियर मोरो द्वारा लिखी गई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रश्न है, भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, डी आइजनहावर। कौन है, डी आइजनहावर ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं प्रथम जो भारत के दौरे पर आए थे। किस वर्ष आए थे, तो 1959 ईस्वी में आए थे। ये भी सन भी हमें याद रखना है। कब, किस वर्ष, तो 1959 ईस्वी में ये भारत के दौरे पर आए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो याद रखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, बाकी शांति, औषधि, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न है, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। क्या है, रामसर साइट एक होती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आर्द्र भूमि का संरक्षण बनाए रखना। ओके, रामसर जो कि ईरान में है, तो रामसर का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था। कब हुआ था,
भारत 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामसर सम्मेलन में भारत किस वर्ष शामिल हुआ था? तो वर्ष 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था। ओके। प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? क्या है प्रश्न? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। कौन था? बिंदुसार था। तो क्वेश्चन इससे एक और बनता है। क्वेश्चन इससे दो टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि अमित्रघात किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, मित्रघात बिंदुसार को कहा जाता है। इससे एक प्रश्न ये भी पूछता है कि अमित्रोचेट्स अमित्रोचेट्स के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो किसको पुकारा जाता था? बिंदुसार को पुकारा जाता था। यूनानी इतिहासकार इसे अमित्रोचेट्स के नाम से भी पुकारते थे। ओके। अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? याद रखिए, पानीपत की लड़ाई बैरम खां और हेमू के बीच लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 के बीच में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बैरम खां, जिसका नाम अकबर था। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि अकबर का दूसरा नाम क्या था? तो बैरम खां था। ओके। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई दो सेनाओं के बीच लड़ी गई, अकबर और हेमू। अकबर का नाम बैरम खां भी था। तो 5 नवंबर और 1556 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ओके। तो ये भी याद रखना है, जिसमें से हेमू की हार हुई थी। तो ये भी पूछता है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो हेमू की हार हुई थी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? याद रखिए, कन्नौज स्थानांतरित की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज स्थानांतरित की थी। ओके। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। क्वेश्चन क्या है? जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, नोट करिए। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम बुंदेलखंड राज्य का था, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है। इसकी अलग होने की मांग बहुत दिनों से चल रही है। तो क्या है किसका? बुंदेलखंड का था। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह के नाम पर यह प्रदेश जेजा भुक्ति कहलाया। किसके? चंदेल वंश के जो संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। उनके पौत्र जयसिंह के नाम पर यह जेजा भुक्ति कहलाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक के पौत्र जयसिंह राजा थे। कौन थे? जयसिंह राजा चंदेल वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। ओके। कौन था? उतबी था। उतबी ने ही किताब उल यामिनी अथवा तारीख़ यामिनी ग्रंथ की रचना की थी। तो इसकी रचना भी पूछ सकता है। नाम पूछेगा कि किताब उल यामिनी, जिसे हम तारीख़ यामिनी के नाम से भी जानते हैं, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो उतबी ने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते रहिए। अगला देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, दीवाने रियासत, जो कि यहाँ पर बलबन दिया हुआ, बलबन नहीं है। दीवाने रियासत के अलाउद्दीन खिलजी हैं। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज के कौन हैं? अलाउद्दीन खिलजी हैं। दीवाने अमीर कोही के कौन हैं? मोहम्मद बिन तुगलक हैं। दीवाने खैरात के कौन हैं? फिरोज तुगलक हैं। ओके। तो याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? याद रखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था 1875 ईस्वी में। ओके। तो याद रखिए, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने, सन भी पूछता है कि किस सन में दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो 1875 ईस्वी में वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे।
तो कौन थे? दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। वही पूछ सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इससे एक और प्रश्न बनता है, पूछता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो याद रखिए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। कौन था? मूल शंकर था। क्या था नाम? मूल शंकर। याद रखिए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन नोट करते रहिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हमने पुटअप किए हैं। याद रखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जो कि एक उदारवादी सच्चे नेता थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए। CR दास, जिन्हें चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु? तो CR दास जी थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? नोट करिए, डेविड लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे? डेविड लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, डेविड लॉयड जॉर्ज थे। जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से 1922 ईस्वी तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। कब तक रहे थे? वर्ष 1916 से 1922 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? याद रखिए, विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील देश है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो नोट करिए, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। और जबकि सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ओके, कुल मिलाकर के पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ओके, ये भी याद रखना है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नोट करिए, तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, तमिलनाडु लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद इसकी कितना है? तो याद रखिए, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ओके, कितनी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है, अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। किससे संबंध है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इस क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये भी पूछता है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ओके, प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यहीं पर बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो दोनों की आंसर क्या है? दोनों के आंसर बहुत ही अलग अलग हैं, तो दोनों के आंसर नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा?
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 3-4 क्वेश्चन है जो कि मौखिक तरीके से करवाऊंगा और नोट करते रहिए। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है, तो 1 हेक्टेयर से कम है। सीमांत जोत का आकार कितना है, 1 हेक्टेयर से कम। जबकि अर्ध जोतों का आकार पूछे तो अर्ध जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है। कितना है अर्ध जोतों का आकार, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। और एक क्वेश्चन इससे और बनेगा कि अर्ध मध्यम जोतों का आकार पूछे तो अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर के बीच है। और पूछता है कि मध्यम जोतों का आकार कितना है, तो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच है। मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 और अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर के बीच। एक और क्वेश्चन है कि वृहद जोतों का आकार कितना, तो 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक। वृहद जोतों का आकार कितना है, 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक। तो सभी क्वेश्चन बारी बारी से नोट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। नोट करिए, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। क्या है, निम्न में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो नोट करिए, अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। ओके, इससे क्वेश्चन संबंधित है। एक और है कि इससे पूछता है कि भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 में ही वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है। यही क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया। तो अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि इंडिया एक भारत है और भारत एक राज्यों का संघ भी है। अगला प्रश्न, अगला है भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या। तो नोट करिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में वर्णित है। 2-3 क्वेश्चन इससे और पूछता है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो नोट करिए, 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो नोट करिए, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको भारत संविधान में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। ओके, 51A और 51A 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1976 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न क्या है, प्रथम स्वतंत्र भारत लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर, जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका फुल फॉर्म क्या है इनके नाम का, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 के मध्य था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नोट करिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1866 ईस्वी में हुई थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। यदि ऑप्शन दिया हो 1866 तो 1866 ही आप टिक करके आएंगे, वो सही होगा। यदि दिया होगा 1869 तो ये भी आपका सही है। चूँकि 1869 से पहले उत्तर भारत का उच्च न्यायालय आगरा में स्थित था। 1869 में इलाहाबाद उसका स्थानांतरण हुआ था। ओके, यदि ऑप्शन में 1866 ही है तो आप 66 टिक करके आएंगे। यदि 1869 है तो आप 1869 को भी टिक करके आएंगे, तो आपके दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रश्न है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो याद रखिए 1/3 सीटें नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नगर पालिका भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 9 से संबंधित है। किससे? भाग 9 से संबंधित है नगर पालिका का संबंध। ओके, ये भी इससे क्वेश्चन एक और पूछता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका को जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका को जोड़ा गया था। किस वर्ष जोड़ा गया था? 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो ये भी पूछता है कि 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था और इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया था, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें 1/3 आरक्षित मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 1/3 सीटें। ओके, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो भाग 9 का से संबंधित है। किससे? भाग 9 का से संबंधित है। इससे 3-4 क्वेश्चन है, नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीसो किस देश की मुद्रा है? प्रश्न क्या है? पीसो किस देश की मुद्रा है? नोट करिए, मैक्सिको देश की मुद्रा पीसो है। ओके, याद रखना है किसकी है? मैक्सिको देश की मुद्रा पीसो है, जबकि जापान की है येन और इटली की है यूरो। ओके, दक्षिण कोरिया की क्या है? तो दक्षिण कोरियन वॉन है। क्या है? वॉन है। कोरिया की क्या है? दक्षिण कोरिया की वॉन है, जापान की येन है, इटली की यूरो है। ओके, और पीसो की क्या है? पीसो किसकी है? मैक्सिको की है। ओके, सभी क्वेश्चन नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये मंदिर हैं, उनसे संबंधित ये राज्य दिए गए हैं, इनसे मिलान करना है। कौन सा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पहला क्या है? सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। ओके, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ओके, महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला कौन सा है? सी है। ऑप्शन सी ही इसका सही होगा। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी है सूची मिलान करने वाला क्वेश्चन है। मिलान करना है, बताइएगा। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर संगीतज्ञों के नाम दिए हैं और उनसे संबंधित ये वाद्य यंत्र हैं। कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता था, ये हमको बताना है। पहला क्या है? ये है असद अली खां। असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो असद अली खां का संबंध वीणा वाद्य यंत्र से। पहले का चौथा हो जाएगा। मल्लिकार्जुन का संबंध किससे? तो मल्लिकार्जुन का संबंध शास्त्रीय संगीत से। किससे? शास्त्रीय संगीत से। अगला है बिस्मिल्लाह खां का संबंध। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। बचा एक टी.एन. कृष्णन, तो उसका संबंध वायलिन से हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दूसरे का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये भी याद रखना, असद अली खां का संबंध वीणा वाद्य यंत्र से है। मल्लिकार्जुन का संबंध किससे है? तो मल्लिकार्जुन का संबंध शास्त्रीय संगीत से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से। टी.एन. कृष्णन का संबंध किससे है? तो वायलिन से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? क्वेश्चन क्या है? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। शशि थरूर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। ओके, हैं
अभी भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो कहाँ है? तो रोम इटली में है। कहाँ पर है? रोम इटली में है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। जबकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये सब कहाँ हैं? इनका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जबकि एक खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली में स्थित है, इटली के रोम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, नोट करते रहिए। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। ओके, ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है और पूछता भी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसकी कमेंट करके बताइए कि 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर नृत्य दिए हुए हैं और उनसे संबंधित ये राज्य हैं, तो बताना है कौन सा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो पहला, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कथकली का संबंध केरल से, किस राज्य से? कथकली का संबंध केरल राज्य से। कथक का संबंध है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कथक का संबंध मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पर सुधार करिए। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से, किससे है? उत्तर प्रदेश राज्य से कथक का संबंध है। ओके, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश, जबकि कथकली का संबंध केरल से। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु। ओके, सही मिलान कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रश्न है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति लेख में उसे क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। क्वेश्चन इससे एक और बनता है कि समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। क्या था? कुमार देवी था समुद्रगुप्त की माता का नाम। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किस वर्ष की थी? तो 1897 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ओके, अगला प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? यहाँ पर पूछा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी किसके? वंदे मातरम के लेखक हैं, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? वंदे मातरम। ये भी पूछता कि वंदे मातरम का संबंध किस मठ से है? तो आनंद मठ से है। ओके, तो क्वेश्चन नोट करते रहिए। वंदे मातरम का संबंध आनंद मठ से है, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि वंदे मातरम को किस वर्ष गाया गया था? तो नोट करिए, वंदे मातरम को वर्ष 1896 ईस्वी में गाया गया था। ये भी पूछता कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। जिस समय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हो रही थी, तब इसको गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। क्वेश्चन पूछता है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। ओके, कब की थी? तो 1896 ईस्वी में की थी। वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में गाया गया था।
जिसके लेखक रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक एक नोट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। नोट करिए, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर द होली फैमिली, ओके, द होली फैमिली जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। और ये बाकी जो हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, हरिजन, हिंद स्वराज के लेखक कौन है, गांधी जी हैं। तो ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी। तो द माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, हरिजन और हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की थी, जबकि द हॉली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए। अगला है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी। तो 1858 ईस्वी में, एक वर्ष 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने। ओके, तो ये भी पूछता है कि 1858 में कौन गवर्नर, भारत के गवर्नर कौन थे। तो 1858 में भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो गार्गी ने दी थी। किसने दी थी, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। गार्गी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ओके, जिसका उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है, बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। तो ये भी पूछता है कि अजय याज्ञवल्क्य और गार्गी का वाद विवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। याद रखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो याद रखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक, नोट करिए, राजधानी रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजधानी रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। किस वर्ष हुआ था, तो 1674 ईस्वी में हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते रहिए। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो नोट करिए, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, जो संगम वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे, संगम वंश के संबंधित थे हरिहर और बुक्का ने। किस वर्ष की थी, तो 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर, क्वेश्चन इससे 3-4 पुटअप पूछता है अपना, तो सब नोट करते रहिए। विजयनगर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, जो कि संगम वंश से संबंधित थे। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि संगम वंश से संबंधित कौन थे, तो हरिहर और बुक्का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, तब जाकर इसकी विजय हुई थी। ओके, चलिए अगला है। अगला देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंग्लिश में भी पूछता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक या स्थापना किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, पुणे में, वर्ष 1905 ईस्वी में की थी, महाराष्ट्र में। ओके, पुणे महाराष्ट्र में की थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने वर्ष 1905 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी, तो पुणे महाराष्ट्र में जो पड़ता है पुणे, वहाँ पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ओके, किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नोट करते रहिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हरिद्वार के पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका और पूछा जाएगा भी ये क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक नाम से आप विचलित ना होइए, पाक का नाम पाकिस्तान से नहीं है। यहाँ पर पाक जल संधि की बात कर रहा है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली जल संधि का नाम है। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच जो संधि हुई थी उसका नाम पाक जल संधि रखा गया था। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। कौन है? यांगत्जे नदी है, जो कि चीन में बहती है। कहाँ पर बहती है? चीन में बहती है एशिया की सबसे लंबी नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। ओके, नदियों के नाम भी हमें याद रखना है। एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। और भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन है? शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, जिसे शाम का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ओके, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह की लंबाई चौड़ाई सभी पृथ्वी के बराबर ही है, तो इसे पृथ्वी की बहन भी माना जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि पृथ्वी की बहन कौन है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह है। ओके, जो कि सूर्य से दूरी पर दूसरा ग्रह है। पहले बुध पड़ता है, फिर इसके बाद शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, सभी नोट करते रहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? पहला है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो पहली, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना और कब लागू हुई थी। तो यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 51 में लागू हुई थी, जो कि 56 तक चली थी। ओके, कब लागू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 में लागू हुई थी। यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में लागू हुई थी, जो कि 1979 तक चली थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसके लिए? किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के फसल के लिए भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है, कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ओके, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक किन राज्यों में पाई जाती है? तो भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक यहाँ पर इन 4 प्रदेशों में पाई जाती है, 4 राज्यों में पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये भी याद रखना है, काली मिट्टी भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत के 4 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछतेगा कि 25वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास हैं। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है जीएसटी क्या है?
तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका फुल फॉर्म गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर जिसे कहा जाता है। वो क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको 1 जुलाई भारत में 2017 से लागू किया गया था। भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो नोट करिए, श्रम विभाजन धारणा का समर्थन स्मिथ ने किया था। किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए। अगला है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? किस जिले में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो पंचायती राज का प्रारंभ सर्वप्रथम नागौर जिले में हुआ था, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। ओके, कहाँ पड़ता है? राजस्थान राज्य में पड़ता है, नागौर जिले में। ओके, 2 अक्टूबर 1959। तो समय भी पूछता है कि कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ओके, नोट करते रहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति या कोरम, जिसे लोगों की भीड़ कहेंगे, तो वहाँ पर लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या चाहिए लोकसभा आयोजित करने के लिए? तो 1/10 सदस्यों की संख्या वहाँ पर होनी चाहिए अपेक्षित गण पूर्ति करने के लिए, लोकसभा आयोजित करने के लिए। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है प्रश्न? भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? ओके, याद रखिए, आयरलैंड देश से ली गई है भारत के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा, जो कि भारत के संविधान में जोड़ी गई है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को जोड़ा गया था। और यूएसए से मूल अधिकार जोड़े गए। कनाडा से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई। तो यहाँ से सभी से एक एक करके भारतीय संविधान मिलकर के निर्माण हुआ है, सभी देशों से मिलकर के। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो नोट करिए, याद रखिए, एक बार ही इसका संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ओके, कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसका क्या हुआ था? संशोधन हुआ था, जो एक ही बार हुआ है। इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो क्वेश्चन क्या है? संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार किया गया। कब किया गया? तो 1976 ईस्वी में किया गया। किस संशोधन के तहत किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ओके, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन नोट करिए। अगला देखते हैं। अगला है, बीजिंग 3 क्या है? तो नोट करिए, बीजिंग 3 एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? प्रश्न क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन 20 करेक्ट होगा। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। अगला प्रश्न है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? नोट करिए, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला
केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसको समर्पित है? अयप्पा को समर्पित है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और किस भगवान को समर्पित है ये मंदिर? तो अयप्पा भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? अयप्पा भगवान को समर्पित है। ओके, कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन नोट करते रहिए। अगला है, कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्न में से किसके जीवन पर लिखा गया है? प्रश्न क्या है? कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्न में से किसके जीवन पर लिखा गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के जीवन ग्रह पर लिखा गया है कर्मयोद्धा ग्रंथ, जो कि 2020 में लिखा गया था, जिसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। किसने किया था? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया था। ओके, तो ये भी पूछता है कि कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया था? तो किसने किया था? गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। ओके, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे IAEA के नाम से भी जानते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। ओके, तो ये भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक राफेल मैरियानो ग्रोसी, जो अर्जेंटीना के हैं, इस समय वहाँ के महानिदेशक हैं। ओके, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किन किन क्षेत्रों में? रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 6 प्रकार के नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो कि रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र में। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो नोट करिए, ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस या हॉकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बनाइए। यहाँ पर एक तरफ राज्य लिखे हैं, उनसे संबंधित राजधानियाँ हैं, तो यहाँ पर जोड़ा बनाना है। क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। झारखंड की राजधानी है रांची। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, झारखंड की राजधानी है रांची, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म गलत है। क्वेश्चन दिए हैं, घूमर ये नृत्य है, ये भी बिहू नृत्य भी है, भांगड़ा नृत्य है, लावड़ी नृत्य है। तो लावड़ी महाराष्ट्र का नृत्य है, सही है। भांगड़ा पंजाब का नृत्य है, ये भी सही है। घूमर राजस्थान का नृत्य है, ये भी सही है। बिहू असम का नृत्य है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ बिहार का, तो ये गलत है। यहाँ पर बोला प्रश्न क्या बोला, कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन बी ही युग्म गलत है। बिहू बिहार का नहीं है, असम का नृत्य है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी थिम्फू है। ये भूटान का सबसे बड़ा नगर है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है। और भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्फू है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं और उनसे संबंधित वादक, ये वादक हैं, उनसे संबंधित ये वाद्य यंत्र दिए हैं। तो यहाँ पर बताना है किस वादक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पहला है
अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से। किस वाद्य यंत्र से? सरोद वाद्य यंत्र से। अली हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अली हुसैन का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। अल्लाह रखा का संबंध? तो अल्लाह रखा का संबंध तबला से है। ओके, तो पहले का अमजद अली खान का संबंध किससे? तो सरोद से। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। ओके, ये पहला ही हमारा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। ओके, अमजद अली खान का संबंध है सरोद वाद्य यंत्र से। अली हुसैन का संबंध है शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। और अल्लाह रखा का संबंध बचा तबला से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न क्या है? गांधी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब की गई थी? याद रखिए, गांधी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। तो ये भी पूछता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1919 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्ष 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है। अगला है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो नोट करिए, शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, जो कि बांदा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1545 ईस्वी में हुई थी। कालिंजर का जो किला है उसे अजेय किला कहा जाता है। मतलब उसका अर्थ है कि अर्थात कि उसको आज तक कोई भी जीत नहीं पाया उस किले को। ओके, तो शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ती हुई थी? तो कालिंजर किले में लड़ती हुई थी, जो कि बांदा से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। कब हुई थी? तो 1545 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महानतम शासक था। किस वंश का था? चालुक्य वंश का महानतम शासक था। तो यहाँ पर चालुक्य और वातापी एक ही वंश हैं। तो चालुक्य के वातापी वंश से संबंधित था। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है? वातापी के चालुक्य वंश से संबंध रखते हैं पुलकेशिन द्वितीय। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया और पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो नोट करते रहिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपमुद्रा। कौन थी? लोपमुद्रा थी, जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ओके, लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। तो ये भी पूछता है कि लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ओके, याद रखिए, क्वेश्चन नोट करिए। अगला है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजा कौन था? तो राणा सांगा था। खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे, बाबर ने इनको पराजित किया था। ओके, तो खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जिहाद का नारा दिया था। किसने दिया था? खानवा के युद्ध। ये भी पूछता है कि खानवा के युद्ध में
जिहाद का नारा किसने दिया था? तो बाबर ने दिया था। किसने दिया था जिहाद का नारा? बाबर ने दिया था। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। जिहाद का नारा किसने दिया था? तो बाबर ने दिया था। किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा के युद्ध में पराजित कौन हुआ था? तो राणा सांगा हुआ था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौजवान भारत सभा स्थापित की थी भगत सिंह जी ने की थी। किसने की थी? सरदार भगत सिंह जी ने की थी वर्ष 1926 ईस्वी में। नोट करिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो 1857 के जब क्रांति हुई थी तब तात्या टोपे ने भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहेब ने लिया था। यहाँ पर टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था क्योंकि इनकी मृत्यु 1799 में हो चुकी थी। ओके, और विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो 1857 में ही क्रांति हुई थी। तो सिपाही, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जबकि इनकी मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। तो मृत्यु भी पूछ देगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ आ गए थे? लखनऊ में। लखनऊ में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दूसरे के करीब आ गए थे। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? 3 जून 1947 को। ओके, तो ये भी पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। किस वर्ष की थी? तो 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसा है? जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। तो ये भी पूछेगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की आकृति किस प्रकार है? तो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार। नोट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? याद रखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एक क्वेश्चन और पूछता है इससे कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण 1859 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा शुरू किया गया था। 1869 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था। तो सुएज नहर का निर्माण 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1859 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा शुरू किया गया था। और पूछेगा कि सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हुई, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो 4-5 क्वेश्चन है, तो नोट जरूर करिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रश्न, निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थान के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। ये रेगिस्तान हैं और उनसे संबंधित ये महाद्वीप हैं। तो कौन सा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है आपको बताना है।
पहला है कालाहारी डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट कहाँ है? तो कालाहारी डिजर्ट अफ्रीका में है। ये तीसरे नंबर से संबंधित। कालाहारी डिजर्ट अफ्रीका में पाया जाता है और अटाकामा डिजर्ट दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अटाकामा डिजर्ट दक्षिण अमेरिका में। थार डिजर्ट कहाँ पाया जाता है? थार डिजर्ट एशिया में पाया जाता है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, याद भी रखिए कि कालाहारी डिजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अटाकामा डिजर्ट कहाँ है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटाकामी डिजर्ट दक्षिण अमेरिका में स्थित है। थार डिजर्ट किस महाद्वीप में है? तो थार डिजर्ट एशिया महाद्वीप में। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए और याद भी जरूर करिए। ओके, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि 78% के लगभग बराबर पाई जाती है। इसके 78% के लगभग बराबर पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। तो प्रतिशत में भी पूछता है कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो 78% के लगभग नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑक्सीजन 21% है। कितनी है? 21% के समथिंग ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पुरानी भारत की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि गुरु शिखर पर स्थित है। कहाँ पर है? सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर पर स्थित है। ओके, किस पर, कहाँ पर है? तो ये भी पूछता है कि गुरु शिखर पर स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। ओके, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक का है। कहाँ तक का है? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक का विस्तार है अरावली पर्वत श्रृंखला का। ओके, अगला प्रश्न है, अगला है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। ओके, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ओके, अभी तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। तो अब वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो एन.के. सिंह हैं, जो कि 15वें नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष हैं। ओके, तो किस संविधान से संबंधित है वित्त आयोग का? तो वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से संबंधित है। ओके, 280 से संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करते रहिए। अगला है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। ओके, राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, लगाया जा सकता है। और राज्य सरकार कोई लगाती हैं, कोई नहीं लगाती। अगला है, आर्थिक नीति का संबंध, क्वेश्चन है, आर्थिक नीति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक नीति का संबंध किससे है? तो आर्थिक नीति का संबंध उदारीकरण से भी है, निजीकरण से भी है, विश्वव्यापीकरण से भी है, ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नई आर्थिक नीति का संबंध किससे है? तो इन तीनों से, निजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, जिसकी शुरुआत 24 जुलाई 1991 में हुई थी। ओके, तो ये भी पूछता है कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 24 जुलाई 1991 में, ये भी नोट करिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी, जिसका संबंध उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण से, इन तीनों से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो नोट करिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में लागू हुई थी और 1961 तक चली थी। ओके, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। ओके, किस उद्योग पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये भी पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो मॉडल के नाम भी हमको याद रखने हैं। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है कौन सी पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ओके, अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS का पूर्ण रूप क्या है? तो नोट करिए, ऑप्शन इस करेक्ट होगा। CBS का पूर्ण रूप कोर है। क्या है? CBS का पूर्ण रूप कोर है। ओके, जिससे CBS का फुल फॉर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। ओके, क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। धन्यवाद। बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएंगे।